Okay, let's start today's session as 315 components of internal control, and we have covered 3 points: control environment, risk assessment process, and information system and related business process. Now we have to start 4th point, that is control activity is relevant to audit. Okay, let's start discussing this. The auditor shall obtain understanding of control activities relevant to audit, being those that the auditor judges it necessary to understand in order to assess the risk of material misstatement at the assertion level and design further audit procedure responsive to assessed risk. An audit requires an understanding of only those control activities to the significant class of transaction, significant TVD, transaction balance disclosure in financial statement, and the assertion which the auditor finds relevant in his risk assessment process, कि जो भी उसे अपने relevant लगे रिस्क आरएपी के प्रोसेस के अंदर रिस्क प्रोसेस जो हमने कर रहे हैं, तो इसकी गाइडेंस है एनेक्चर 95 में। तो चलते हैं एनेक्चर 95 में कंट्रोल एक्टिविटीज para 20 now A95. Control activities are the policies and procedures that help to ensure that management directives are carried out. Control activities, whether within IT or manual system, has various objectives and are applied at various organizational and functional level. Example of specific control activities include relating to following. So क्या? What? Authorization, performance review, information processing, physical control, segregation of duties. 5 points. Information processing, physical controls and segregation of duty. अब देखो सबसे पहले अब इसमें क्या प्रोसेस दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, कि सबसे पहले तो होगा ना कि ऑथराइज्ड कौन है उस पर्सन के लिए, कि जो जिसको हम रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं उस कंट्रोल के लिए वो ऑथराइज पर्सन कौन है वहाँ पे। फिर हम देखेंगे ना वहाँ पे फिर परफॉर्मेंस रिव्यू, अगर वो काम कर रहा है तो हम जैसे रिव्यू भी करते रहेंगे साथ के साथ उनका, कि जो हमने कंट्रोल्स लगाए वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस रिव्यू भी चलता रहे। फिर जो हम मान लो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं, कोई एंट्री पर्सन जो अपने ऑथराइज पर्सन है वो एंट्रीज पास कर रहा है, वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब जो या फिर जो सिस्टम के अंदर चल रही है प्रोसेसिंग अब उसकी, कि वो कैसे चल रही है, प्रॉपर है कि नहीं है वो। फिजिकल कंट्रोल जो हमने वहाँ पे प्रॉपर अप्लाई कर रखे होंगे, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, मतलब और कुछ भी वेरी हो सकते हैं एग्जाम्पल कि हमने और कौन से कंट्रोल लगा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड अगर हमने कोई लगा रखे है, कोई सर्विसेज ले रखी है, कोई और फिजिकल कंट्रोल्स लगा रखे हैं हमने वहाँ पे, कि मान लो मैनुअल की कोई कार्ड पंचिंग होगी, कोई थंब वो इंप्रेशन होगा वो। फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की कौन कौन पर्सन किस किस वे में काम करेगा, जैसे ऑथराइजेशन से रिलेट हो सकते हैं कि किस पर्सन के पास किस चीज की ड्यूटी है और उन्होंने किस लेवल तक सेग्रीगेशन कर रखे हैं। जितने ज्यादा हमारे लेवल्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल लेवल, उतनी ज्यादा सेग्रीगेटेड ड्यूटीज होंगी, और जितना एंटिटीज का साइज स्मॉलर होगा उतनी ड्यूटीज का स्मॉलर साइज होगा। नेक्स्ट, कंट्रोल एक्टिविटीज दैट आर रेलेवेंट टू ऑडिट आर those that are required to be treated as such, being a control activity that related to significant risk, and those that relate to risk for which substantive procedure substantive procedure alone do not provide sufficient and appropriate audit evidence as required by para A29 and A30. देखो जब ये आएगा हम उसके साथ एक बार डील कर लेंगे। चलो एक बार साथ के साथ एक बार देख लेते हैं किससे डील करें 29 and 30 पैरा, ये होंगे पैरा A29 and 30। When the auditor has determined a significant risk exists, the auditor shall obtain understanding of entity control activities. वो देखो उन्होंने लिख ही रखा है यहाँ पे। कि देखो उसने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कि अगर मान लो वहाँ उसको ऑडिटर को डिटरमाइन हो गया कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क हो रखा है, तब ऑडिटर वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेगा ना कंट्रोल्स की, कि जो भी क्या कंट्रोल एक्टिविटीज है, जो हमने भी ऊपर वो 5 टाइप्स की वही पर वो भी देखी है, तो वो भी उसके चेक करेगा कि क्या ऑथराइजेशन है, कितनी सेग्रीगेशन ड्यूटीज है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस लेवल का फिजिकल कंट्रोल्स हमने लगा रखे हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है 30 पैराग्राफ, रिस्क फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड एसएई। In respect of some, the auditor may judge that it is not possible or practicable to obtain sufficient SAE only from substantive procedure. ये तो तुम्हें पता है कि हम खाली कई बार ये क्या होता है, नॉट पॉसिबल हो जाता है, मतलब कि हम कर नहीं पाएंगे या नॉट प्रैक्टिकेबल टू ऑब्टेन ओनली खाली सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स से, ये जो हम डिटेल में चेकिंग करते हैं वो उसमें से नहीं कर सकते। सच रिस्क में रिलेट टू इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ रूटीन एंड सिग्निफिकेंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन or account balances, the characteristics of which permit often highly automated processing with little or no manual intervention. क्या लिख रखा है, such risk may relate to
इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग, कि हमने जैसे कोई हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर की चेकिंग कर रहे हैं वाउचर से या कुछ बेसिस पे हम अपनी उसमें चेकिंग एक्सेल शीट से कर रहे हैं, एक बार हम वाउचिंग करें मान लो कोई एक्सपेंस की, मतलब किसी चीज की, तो हम वो मान लो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के चेक कर रहे हैं, तो उससे हमें ये आइडेंटिफाई तो नहीं होगा ना कि हम खाली वही एविडेंस है, हमें वहाँ पे कोई और प्रोसीजर भी लगाने पड़ सकते हैं, ऑल्टरनेट प्रोसीजर या कोई फर्दर कॉर्पोरेटिव प्रोसीजर हमने लगाने पड़ सकते हैं कि कोई उसका हेल्प कर जाए वहाँ पे, कि वो एनालिटिकल प्रोसीजर हमने कुछ और भी लगा सकते हैं वहाँ पे हम उस टाइम पे, तो डिपेंड करेगा वो, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे। सच इज एक्यूरेट हो गया, फॉर सिग्निफिकेंट टीबीडी हो जाएगा, एंड characteristics often of which often permit highly automated processing with little or no manual intervention, कि वहाँ पे क्या डिपेंड करेगा ना कि जो हमने ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग लगा रखी है और या मैनुअल इंटरवेंशन कितना, कितने एक्सटेंड तक मैनुअल इंटरवेंशन है वहां तक, कि कैसे उस कितने डाटा तक उसके मैनुअल इंटरवेंशन है, मतलब कितना जो मैनुअल जो पर्सन है उसका आईटी का भी, ये जो भी एथोराइज है कि वो कितने लेवल तक कर सकता है उसके अंदर जाके, कहीं हमने इनबिल्ट ही कर दिया वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता उसके अंदर से, कि हमने कर दिया कि यही इसका इफेक्ट उस अकाउंट में जाएगा ही जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, आईटी डिपेंड होता है अंडर करेगा कि उस आईटी का, तो देखो डीप तो कोई और ही बता सकते हैं जो आईटी पर्सन है, आईटी पर्सनल है वहाँ पे, लेकिन अभी हम ये देख सकते हैं ना कि कितना जो हमने फिक्स कर दिया पीछे से, जो बैकएंड में वो सेम ही रहेगा, फिक्स रहेगा, वो कुछ चेंज नहीं होगा वहाँ पे। In such cases, the entity's control over such risks are relevant to audit, and auditor shall obtain understanding of them, कि वहाँ पे ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग करनी है वहाँ पे। ये 139 पे भी आ जाते हैं, 136 से 138 एक बार चलो साथ के साथ ही रेफर कर लेते हैं, कि वहाँ पे क्या सबसे पहले कि एग्जिस्ट कर रहा है रिस्क, एक बार 29 पे भी 29 पैरा 29 है, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोई कंट्रोल एक्टिविटीज के लेगा और वहाँ पे करेगा, और अगर नहीं कर पा रहा तो ये करेगा। इससे अच्छा ना पहले एक बार कंट्रोल एक्टिविटीज को देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर क्या लिख रखा है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज कंट्रोल, पहले तो हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना कंट्रोल एक्टिविटीज की, तो हम जो भी पॉइंट करे थे पहला उसका जो 4th पॉइंट है पैरा 20 का, तो जो पैरा 20 में है तो वो भी एक बार उसको डिस्कस करते हैं ना कंट्रोल एक्टिविटीज को, फिर हम उसके नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आते हैं 30 नियर बाय दैट, यस। तो हमने देख लिया कि अगर सब्सटेंटिव प्रोसीजर से नहीं होगा कि रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हम क्या चेकिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, वो बता रहे 29, तो 30 बता रहा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर खाली नहीं होंगे, और डेटा दोज दैट आर कंसीडर्ड टू बी रेलेवेंट। रेलेवेंट तो क्या जजमेंट पे डिपेंड करता है, रेलेवेंट जब भी आगे ऑडिटर की जजमेंट होगी, तो इसको ऐसे कर सकते हो पीछे प्रोफेशनल जजमेंट होगी वहाँ पे ऑडिटर की, वहाँ पे क्या लेगा वो, द ऑडिटर जजमेंट अबाउट वेदर कंट्रोल एक्टिविटी इज रेलेवेंट। अब वो बता रहा है कि जैसे सेकंड पॉइंट है रेलेवेंट के लिए, अब उसके प्रोफेशनल जजमेंट में हम थोड़ा क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिस्क, किसे, दैट द ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड, अगर उसने आइडेंटिफाई दैट में गिव राइज टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो उसने जैसे रिस्क मान लिया कि हाँ यहाँ पे रिस्क है, अभी हमें देखना है ना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि एक बार वैसे चेकिंग तो हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, क्योंकि हमने कि जो हमारे फाइनेंशियल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर मान लो कोई मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म तो कर सकते हैं वहाँ पे, कि अगर ज्यादा सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी होगी तो टीसीडब्ल्यूजी को भी वहाँ पे वो कर देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे वहाँ पे ऐसे 265 के अंडर, अगर इंटरनल कंट्रोल है तो, एंड वेदर द ऑडिटर थिंक इट इज लाइकली टू बी अप्रोप्रिएट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव टेस्टिंग, के वाला दिख गया कि खाली रिस्क है, लेकिन देखो रिस्क खाली हमें ये इंडिकेट नहीं करता कि वहाँ पे पर्टिकुलर कोई होगी वहाँ पे स्टेटमेंट, मतलब कोई गलती होगी, हमें कुछ साथ के साथ कुछ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल टीओसी के हम वहाँ लगाना पड़ सकता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसी को हम बोलते हैं टेस्टिंग का, देखो यहाँ पे टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, जैसे जो बिग फोर जैसे होती है तो वहाँ पे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल की हम चेकिंग कर लेते हैं यहाँ पे। अब वो कितने डीप में करते हैं वो देखो 4th तो फॉर्म टू फॉर्म डिपेंड करेगा किस बेसिस पे चेकिंग करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर अब क्या बेसिस है उनका चेक करने का, वो तो अलग बेसिस है। और हमें इससे हमें क्या मिलेगी, हम आगे अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एक्सटेंड कर सकते हैं कि हमें कितने डीप में जाना है, कहाँ तक जाना है, कितना एक्सटेंड तक वो करना है, ये मिल जाएगा। मतलब उसे अपनी प्रोफेशनल जजमेंट में क्या ध्यान रखना है, जो उसने रिस्क आइडेंटिफाई किया है उससे कितनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्रिएट होगी, कितने इम्पैक्ट, कितना मतलब कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को राइज करिए, मतलब वहाँ क्रिएट करिए वहाँ पे, तो उसको सोचना पड़ेगा ना वहाँ पे, उसकी फिर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस की हमें चेक करनी पड़ेगी वहाँ पे टेस्ट ऑफ टीओसी लगा के, फिर हम उसी उसी के बेसिस पे हम आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर टेस्टिंग डिसाइड करेंगे अपना। नेक्स्ट, ऑडिटर एम्फेसिस मेड टू बी आइडेंटिफाइंग एंड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ control activity that address the area where the auditor considers the risk of RMMS are likely to be higher, कि हमें वही देखना है कि ना रिस्क में थोड़ा हायर क्रिएट हो रहा है वहाँ पे कंट्रोल, मतलब वहाँ पे लैग कर रहे हैं तो वहाँ पे हायर क्रिएट हो वहाँ पे, तो हमें तो वो चेक करना है वहाँ पे। Where multiple control activities each achieve the same objective, it is unnecessary to obtain understanding of each of control,
एक्टिविटी रिलेटेड टू सच ऑब्जेक्टिव। जैसे मान लो कोई हमारे पर्टिकुलर एक था कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, वो मल्टीपल कोई और भी यूज कर रहा है, सेल्स भी, पर्सनल परचेज भी कर रहा है, अकाउंटिंग वाला भी कर रहा है, कोई जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है उसकी करता है, कोई और भी कोई अकाउंटिंग कर रहा है। तो हमने मान लो एक पर्सन से उसकी हमने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल ऑब्टेन कर ली, तो हमारा पर्पस तो फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा ना हर पर्सन से जाके उसकी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट करेंगे, एक बार ले ली हो तो उसकी। अगर जहाँ पे ज्यादा अगर कोई कंट्रोल एक्टिविटीज है जहाँ मल्टीपल हो रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है वहाँ पे, कि कोई गाड़ी मतलब कुछ भी हो सकता है कंट्रोल एक्टिविटीज, तो वहाँ पे तो डिपेंड करेगा तो सर्कमस्टेंस पे। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसमें कि मल्टीपल कंट्रोल, जैसे वहाँ पे वो लगा रखे कि कोई और पासवर्ड थंब इम्प्रेशन वो लगा रखा, हर जगह कुछ और लगा रखे हैं वहाँ पे सेम सेम, जिससे हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है हमारा, जो एक सेम ऑब्जेक्टिव के लिए। तो बस एक बार ठीक है, बारी बारी थोड़ा पूछेंगे कि हमारा टाइम एक्सटेंड करेगा ये, तो बस खाली फिर अगर हम बारी बारी करेंगे तो। The auditor's knowledge about the presence or absence of control activities obtained from understanding of other components of internal control assists the auditor in determining whether it is necessary to devote additional attention to obtaining understanding of control activities or not. क्या लिख रखा है कि ऑडिटर नॉलेज अबाउट किसकी, प्रेजेंस और सिग्निफिकेंट, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ व्हाट, अगर जो हमने कंट्रोल एक्टिविटीज जो हम ऊपर से अभी करते आ रहे हैं, अगर वहां पे उसको लिख रखे प्रेजेंस या एब्सेंस, उसकी उसको नॉलेज वहां पे चेक करनी है वहां पे। फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, जो हमने अदर कंपोनेंट्स पढ़ रखे जो ऊपर हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में, इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग, वो आरएपी प्रोसेस है हमारा, वो अगर वहां से हमें कोई मिल रहा है वहां पे आइडेंटिफायर, तो हम उसको अभी कितना टाइम डिवोट करना है वहाँ पे, कितनी अटेंशन डिवोट करनी है कंट्रोल एक्टिविटीज के अंडरस्टैंडिंग में वहाँ पे, तो डिपेंड करेगा वहाँ पे कि अगर अदर कोई कंपोनेंट्स नहीं आ रहे वहाँ पे, तो हमें कंट्रोल एक्टिविटीज की कितनी डीप में चेकिंग करनी है वहाँ पे, तो वो उसके लिए। नेक्स्ट अब क्या, स्पेसिफिक स्मॉलर एंटिटीज के लिए, द कंसेप्ट अंडरलाइंग कंट्रोल एक्टिविटी इन स्मॉलर एंटिटीज आर लाइकली टू बी सिमिलर टू दोज इन लार्जर एक्टिविटीज, बट द फॉर्मेलिटी विच फॉर्मेलिटी देखो क्या, वहां पे भी होंगे सिमिलर जो हमने जो उसमें किए, कि जैसे कोई टैली कोई सॉफ्टवेयर होंगे वो वहां पे भी होंगे यहाँ पे भी होंगे, लेकिन क्या करके बट द फॉर्मेलिटी विच विन दे ऑपरेट मे वेरी फॉर द स्मॉल एंटिटीज में फाइंड दैट सर्टेन टाइप ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज आर नॉट रेलेवेंट। अब उनके लिए रेलेवेंट ही नहीं होंगे वहां पे, वो सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी टू द एक्सटेंड होने करनी चाहिए, अगर जितनी कर सकते हैं उतनी करेंगे ना। अब फर्दर लेयर्स बनाने का कोई वहां पे रोल ही नहीं बनता, तो सेग्रीगेशन कितनी करे तो वो डिपेंड करता है वहां पे। बिकॉज कंट्रोल अप्लाइड बाय मैनेजमेंट, क्योंकि वहाँ मैनेजमेंट अब कितने लेवल के है वो खुद ही, मान लो ज्यादा पर्सन है नहीं वहाँ पे काम करने वाले, तो वो खुद ही कर सकते हैं वहाँ पे, सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट सोल अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स एंड अप्रूविंग सिग्निफिकेंट परचेजेस, कि मान लो जो वो खुद ही सिग्निफिकेंट क्रेडिट वो देती है कस्टमर्स को, सिग्निफिकेंट परचेज होगी वो भी खुद कर लेती है। एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट अकाउंट बैलेंसेज एंड ट्रांजेक्शन एंड लेसनिंग और रिमूविंग द नीड फॉर डिटेल कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या कि जैसे मान लो कि स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी जो अकाउंट बैलेंसेस पे हम वो खुद ही करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कि वहाँ पे लेस कंट्रोल एक्टिविटीज अब रिक्वायर होंगी ना, कि मान लो जिस पर्सन, जैसे मान लो मैनेजमेंट हो यहाँ पे, तो मैं या मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी तो सेम ही होगी वहाँ पे, तो ये बात जैसे मान लो अगर कई केसेस में डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट वही है, तो मान लो मैं क्रेडिट के वो कर रहा हूँ कि क्रेडिटर परचेज, सिग्निफिकेंट परचेजेस भी सारी मैं डील कर रहा हूँ वहाँ पे, तो जो कंट्रोल एक्टिविटीज मैं अपने ऊपर थोड़ा लगा के रखूंगा सारी, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ उसको तो मैं अपने ऊपर डिक्रीज कर दूंगा ना वहाँ पे, कि मेरे को रिमूव नीड ही नहीं है उस चीज की। नेक्स्ट, control activities relevant to audit of small entities are likely to relate to main transaction cycles such as revenue, purchase and employment expenses। देखो हम अगर कोई स्मॉल एंटिटीज की करें, स्मॉल एंटिटीज में ना ये नहीं है कि अब कितने कैसे डिफाइन हो रही है, वो डिफाइन हो सकती है मतलब कि जैसे ऑडिटर को परसीव हो रहा है वहाँ पे, कितनी लार्ज एंटिटी नहीं है, मतलब कोई स्मॉल साइज एंटिटी है, मतलब थोड़ी ठीक है, लार्ज इतना इनका ऑपरेशन नहीं है, कर सकते हैं इतना ऑपरेशन की मतलब, लेकिन लिस्ट मतलब लिस्टेड एंटिटी होगी, मतलब सर्टेन फैक्टर्स हो सकते हैं, लिस्टेड होगी वो तो बिग एंटिटी होगी। देखो क्या उनके मेन ट्रांजैक्शन साइकिल क्या होगी, रेवेन्यू, परचेज और उनके एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस, मतलब सैलरी से रिलेटेड जो भी होंगे, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक्सपेंस करें, मेन उनके वो होंगे। बाकी तो एक्सपेंस रेंट जो भी होंगे वो रेकरिंग टाइप के होते हैं, कई वो थोड़े स्पेसिफिक अलग टाइप के होंगे। मेन उनके होंगे रेवेन्यू, परचेज, रेवेन्यू से क्या आ जाएगा, सेल्स और डेटर्स डील हो जाएंगे वहाँ पे। परचेजेस से क्या हो जाएंगे वहाँ पे, कि परचेजेस होगी एक तो क्रेडिट परचेज हो गया, क्रेडिटर्स हो गए वहाँ पे सारे, वो डील हो जाएंगे वहाँ पे, और इनके सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न डील हो जाएगी वो तो मेन एक्टिविटीज यही है ना जहाँ से इनकम और ये इनका जो मेन एक्सपेंस वो जा रहा है। रेंट का तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो तो अलग है वो तो, और मेन भी उसमें भी सैलरी का कितना एक्सपेंस हो रहा है, बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी कितने हम डिवोट कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो सब, तो उसमें थोड़ी वहाँ पे रिलेट, वहाँ पे मेन ट्रांजेक्शन तो उनकी वही है ना वहाँ पे। नेक्स्ट क्या आ गया,
पैरा 821, उसके बाद फिर अपन उसके पैरा पे चलेंगे 827. In understanding entities control activity, the auditor shall obtain an understanding of how the entity has responded to risk arising from IT. IT रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रही है, कि क्या कर रही है वो चांसेस वहां पे. चलो देखते हैं क्या मिटिगेशन क्या कर रहे हैं वहां पे. The use of IT affects the way that control activities are implemented. From the auditor's perspective, controls over IT system are effective when they maintain the integrity of information and security of the data. Such system process and include effective जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स. देखो मेन तो ये है कि जो हम इंफॉर्मेशन कर रहे हैं वो इंटीग्रेट हो, मतलब कि वो सारा रिलेट कर रहे हो एक ही जगह से, ऐसा नहीं हो बिखरा हुआ हो वहाँ पे. और क्या और जैसे डाटा जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए ना, कि मतलब कोई और एक्सेस ना कर पाए, हैकिंग ना कर पाए वहाँ पे, कि हम खाली खुद ही कर रहे हो वहाँ पे. एक सेकेंड. ओके. कि देखो कि जो हमने इंटीग्रेट किया है, एक तो सिक्योरिटी डाटा प्रॉपर होना चाहिए वहाँ पे, कोई लीक ना हो जाए, हैकिंग ना हो जाए वहाँ पे, तो अपने उसको मेंटेन करके रखना है ना, कि जो सॉफ्टवेयर में रख रहे हैं या क्लाउड पे रख रहे हैं तो डाटा को सिक्योर रहे, हम किसी और के साथ थोड़े वहाँ पे कंट्रोल्स लगा के रखें. इफेक्टिव जनरल आईटी और एप्लीकेशन वही कह रहा है कि हम जो जनरल कंट्रोल आईटी कंट्रोल है वहाँ पे वो भी मेंटेन करके रखने होंगे वहाँ पे. नेक्स्ट, जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड पॉलिसीज आर policies एक सेकेंड are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application control. ये मतलब जो एप्लीकेशन हम कंट्रोल अभी नीचे लगाएंगे उनको हेल्प करता है जनरल आईटी कंट्रोल. They may apply to mainframe, miniframe or end user environment. General IT control maintain the integrity of information and security of data. Commonly include control over following. ये कैसे रखते हैं कंट्रोल वहाँ पे. डाटा सेंटर और नेटवर्क जहाँ हमने मेंटेन करके रखता है, नेटवर्क ऑपरेशन हमारा डील हो रहा है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन चेंज मेंटेनेंस अगर हो रही है उसकी, तो वहाँ पे जो हमने कंट्रोल लगा रखे कि कैसे होगा, पर्सन होगा, वो सारी चीजें. प्रोग्राम चेंज, कि प्रोग्राम को चेंज हो रहा है वहाँ पे. एक्सेस अथॉरिटी सिक्योरिटी, मतलब एक्सेस की किसके पास सिक्योरिटी वहाँ पे, कि जैसे मान लो कहीं हम, जैसे हमारे को कोई लैपटॉप इशू हो रखा है किसी एंटिटी को, कोई पर्सनल को, तो वहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा डिस्क नहीं लगा सकते. कोई अगर होगा तो हैक हो जाएगा, कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा वहाँ से, कोई वर्क ही नहीं कर पाएगी विदाउट अप्रूवल ऑफ दैट आईटी पर्सनल, वो सकता है एक्सेस. एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट, अगर हम एप्लीकेशन सिस्टम की एक्विजिशन डेवलपमेंट वो मेंटेनेंस करें वहाँ पे, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एक एप्लीकेशन सिस्टम की. दे आर जनरली इम्प्लीमेंटेड टू डील विद रिस्क, मतलब रिस्क से डील करने के लिए ना. एप्लीकेशन कंट्रोल आर, क्या एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर मैनुअल. हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. मैनुअल और ऑटोमेटेड दैट टिपिकली ऑपरेट एट अ बिजनेस प्रोसेस लेवल एंड अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन. क्या एक तो बिजनेस प्रोसेस लेवल की बात करते हैं, क्या टिपिकली ऑपरेट जो मेन डील करता है बिजनेस प्रोसेस लेवल एंड अप्लाई टू प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन. एक तो जो हमने बिजनेस प्रोसेस हमने पूरा लगा रखा है वहाँ पे, और आगे उसकी प्रोसेसिंग है इंडिविजुअल के एप्लीकेशंस पे हो सके वहाँ पे जो पर्टिकुलर है. एक तो जैसे हमारा हमने पूरे सिस्टम में लगा दिया यहाँ पे, अब जो जो रिस्पेक्टिव है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, कि जिसको जितना वो कंट्रोल, मतलब वहाँ पे जैसे नेटवर्क कनेक्शन है, मतलब जो भी उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक्सेस है वो कैसे होगा, कि जैसे मेन हमने सॉफ्टवेयर का वो सेंटर यहाँ पे लगा के डाटा सेंटर, आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन वो नेटवर्क कैसे चल रहा है वो. तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स कैन बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टिव इन नेचर to ensure the integrity of counting records. काउंटिंग रिकॉर्ड्स के उस पे लगा सकते हैं ना, कि मैनुअल हम ऑटोमेटेड कंट्रोल लगा लिया, कोई सिस्टम एक्सेस हमने पासवर्ड लगा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया अपने उसको हमने. अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन कंट्रोल रिलेट टू प्रोसीजर used to initiate record process or report transaction or financial data. These control have to ensure that a transaction occurred and authorized and are completely and accurately recorded and processed. Example include edit checks of input data and numerical sequence checks, that manual follow-up of exception reports and एक सेकंड. देखते चलो भाई. एडिट चेक्स का क्या था, एडिट चेक्स ऑफ इनपुट डाटा एंड न्यूमेरिकल सीक्वेंस मैनुअल फॉलोअप ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट. एडिट चेक ऑफ इनपुट डाटा को थोड़ा एक बार रिसर्च करते हैं क्या मीनिंग होगा. ये रहा एडिट चेक. An edit check also refer to an edit test checks data entered into an entry system for validity. It is commonly used by businesses, organizations, and agencies that need to perform various numerous checks on information before it passed along with someone who can process the data. थोड़ा इसका अगर वो थोड़ा करना हो तो
Data validation, limitation check, validation check, multiple checkups are there. Let's see. Data entry, it is commonly used by business process, and it can verify the eligibility of applicant. Submission can follow an check of firm. चलो छोड़ो, उतना बहुत है कि हम मैनुअल देखो, एक तो वही हो गया एडिट से हम कितने डाटा जो हमने एंट्री करे है, कौन प्रोसेसिंग करेगा, कि जो फाइनल जो पर्सन करेगा उसके लिए वो वहां पे हो रहा है. एंड न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक्स दैट फॉलो दैट विद मैनुअल फॉलो अप ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट, कि अगर एक्सेप्शंस रिपोर्ट हम करते हैं ना कि कितनी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, कितना वेरिएंस आ रहा है वहां पे, हम कि हम कितने एट द पॉइंट ऑफ डाटा एंट्री जब हम एंट्री करते हैं तो कैसे रिपोर्ट होती है वो एक्सेप्शन रिपोर्ट वहां पे कैसे क्रिएट होती है, तो वहां पे उनका सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा वहां पे, ये आ गया. अब अपन ने चलना था 136 ये रहा पैरा 29 के लिए. अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड और सिग्निफिकेंट रिस्क. Although risk relating to significant non-routine or judgmental matters are often as likely to be subject to routine controls, are often less likely. Risk relating to non-routine are less likely to subject to routine control. कि जो नॉन रूटीन में थोड़े ज्यादा रिस्क मतलब वहाँ पे हो या तो कम होंगे, वहाँ पे डिपेंड कर सकता है ना कि अब नॉन रूटीन वो जजमेंटल मैटर्स है वो कितना रिस्क क्रिएट करे वहाँ पे, अब कौन पर्सन रह रहे, क्योंकि वहाँ पे तो थोड़ी जजमेंट के साथ काम तो लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सोच समझ के लिया जाएगा ना. Management may have other responsibilities intended to deal with such risk. Accordingly, auditor understanding of whether the entity has designed and implemented control for significant risk arising from non-routine or judgmental matters include whether how management respond, कि अब उन्होंने क्या सोचा उस वक्त में, कि जो जजमेंटल होंगे थोड़े वहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं ना, कि उनकी जजमेंट इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वहाँ पे. तो रूटीन की तो हमें पता ही है, जनरल चेकिंग ठीक है, ये एंट्री पास होती रहेगी नॉर्मल, वो ठीक है. लेकिन जो नॉन रूटीन है उसकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया अगर उसकी अकाउंटिंग करनी है वहाँ पे, कि मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैजिंग के साथ यूज किया है, तो मतलब हैजिंग पर्पस के लिए वो वहाँ पे उसकी कैसे अकाउंटिंग करनी है, हमने इन्वेंट्री के लिए हैजिंग यूज किया तो कैसे उसकी अकाउंटिंग करेंगे, थोड़ा जजमेंट हो गया वहाँ पे. ये जैसे इंडेस 109 ऑफ 13 वो सारे डील करते हैं इसको, सीए फाइल में तुम पढ़ोगे. सर्च रिस्पॉन्सेज माइट इंक्लूड, क्या क्या हो सकते हैं उसमें, कंट्रोल एक्टिविटीज सच एज रिव्यू बाय ऑफ एजम्पशंस बाय सीनियर मैनेजमेंट और एक्सपर्ट, कि जो उन्होंने एजम्पशन लिया कोई सीनियर उनका मैनेजमेंट या कोई उनका एक्सपर्ट डील कर रहा है वहाँ पे, कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है कि नहीं है, मतलब कि जो मान लो कोई एस्टिमेशन का आ रहा है, थोड़े हाईली सिग्निफिकेंट मैटर है, तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग पर्सन वो खुद करने में लग जाएगा. ऐसे थोड़ी ना, जो मेलिंग्स तो रिक्वायर्ड होंगे ना जो सीनियर मैनेजमेंट या कोई एक्सपर्ट की तरफ से, कि हाँ ये कर दो इतना परसेंट, कि अब एस्टिमेशन जैसे एक्चुअल वैल्यूएशंस के होती है, हमें एस्टिमेशन वहाँ रिक्वायर्ड होती है, वो हम नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक्चुअल जो एक्चुअली होता है वो डील करता है वहाँ पे, वो करता है, तो वो हमें अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा कि हाँ ये सारी चीजें ये एस्टिमेशन है मेरी, तो प्रोवाइड कर दो, वो हो गया. और अप्रूवल, वही अप्रूवल बाय टीसीडब्ल्यूजी जो सीनियर मैनेजमेंट है. फॉर एग्जांपल वेयर देयर आर वन ऑफ इवेंट्स, इसकी थोड़ी बार देखते हैं वन ऑफ इवेंट्स क्या पर्टिकुलर, थोड़ा अच्छी टर्म है वन ऑफ इवेंट, एक बार देखते हैं चलो. वन ऑफ इवेंट एक बार होने वाले इवेंट है, थोड़ी मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे जनरल मीनिंग वही होगा कि जो एक ही बार होता है. happens only once, जो एक ही बार इवेंट, एक ही बार ट्रांजैक्शन हो रही है, वही बात करें. सच एज रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ सिग्निफिकेंट लॉसूट, कि मतलब जो लॉस है टैक्स, मतलब किसी से भी हमारा लोन नोटिस आया उसको कंसिडरेशन वहाँ पे कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी या हो सकती है उसका डिस्क्लोजर, या फिर अगर कोई अगर एडजस्टिंग इवेंट है क्लेम राइज होगा तो उसको कैसे डील करना है, इंडेस 10 या AS4 को हमें कैसे अप्लाई करना है वहाँ पे प्रोवाइड फॉर करना है. कंसिडरेशन ऑफ एंटिटी रिस्पॉन्स में इंक्लूड सच एज मैटर विच इट हैज बीन रेफर टू एप्रोप्रिएट एक्सपर्ट, की जैसे हमने एक्चुअल पर्सन को कर लिया वहाँ पे, ये सच एज इंटरनल और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, कि हमने किस पर्सन को रेफर किया, हमने कहीं एंटिटी के अंदर क्रिएट को पर्सन को हायर कर रखा है, या हमने किसी एक्सटर्नल को वहां पे लिया है कि लॉ की उसकी हेल्प लिया, लॉयर की या किसी और की भी लिया है. वेदर एन असेसमेंट हैज बीन मेड ऑफ द पोटेंशियल इफेक्ट, कि उसका पोटेंशियल इफेक्ट कितना आएगा हमारे फाइनेंशियल में, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए हमें इफेक्ट तो देखना पड़ेगा ना, कि कितने लाइकलीहुड चांसेस उसके अकरिंग होने के वहाँ पे. And how it is proposed that the circumstances are to be disclosed. Disclosure वही contingent का हमने disclosure देना है, इंडेस 10 के अकॉर्डिंग कैसे करना है, उसको एडजस्ट करना है या नहीं करना है, एडजस्टिंग इवेंट मतलब क्लासिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उस अकॉर्डिंग हम करेंगे वहाँ पे. In some cases, management may not have appropriately responded to significant risk of material misstatement.
by implementing control over this significant risk may not have appropriately रिस्पोंडेंट की जो हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे इंटरनल ऑडिटर ने, उसमें क्या पता उन्होंने कई बार वापस अभी भी नहीं किया, जैसे उन्होंने कहा था कि हमने इंटरनल ऑडिटर ने कहा था कि इसको कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है, मतलब कि आपने पॉलिसी वो फॉर्मुलेट करके डॉक्यूमेंटेड वे में, तो हमने इंटरनल ऑडिटर ने कहा आप इसको फॉर्मुलेटेड कर लो डॉक्यूमेंटेड। अब उन्होंने कह दिया हाँ हम करेंगे करेंगे आगे, 1-2 महीने मतलब वो हो गए, 1-2 पीरियड हो गए उनको, अभी तक नहीं की। तो वहाँ पे उन्होंने अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको अभी तक। वहाँ पे तुम अपनी रिपोर्ट में इशू करते रहेंगे या हम देखेंगे कि अब ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं हो रहा, कि कई बाद में कोई केस ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, एग्जाम्पल के लिए लिया बस, वो तो अब डिपेंड करता है वो तो। फेलियर बाय मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट सच कंट्रोल इज एन इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। अगर मैनेजमेंट नहीं कर पा रही तो दिख रहा है ना कि इंडिकेटर है वो, क्या एज एन इंडिकेटर ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, कि हो सकता है कि वहाँ पे डेफिशिएंसी अभी भी और भी क्रिएट हो सकती है वहाँ पे, किसी और को इम्पैक्ट कर रही है तो। बस लास्ट अब 3 पैरा A30 के लिए, वो पैरा 30 के लिए रिस्क फॉर सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड, जो हमने पढ़ा था ना कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर की खाली अलोन प्रोवाइड नहीं करते। कैसे रिस्क आरएमएस में रिलेट डायरेक्टली टू रिकॉर्डिंग ऑफ रूटीन क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड द प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Such as include risk of inaccurate or incomplete processing of for routine or significant classes of transaction। या कोई एंट्री करना भूल के मान लो बस करनी थी कि डेली मंथली बेसिस पे हमें कोई एंट्री करनी है, क्वार्टरली पे वो करनी थी, या तो हमने कोई गलत एंट्री पास कर दी, जैसे प्रीपेड का बुक करना था हमने ईयर एंड पे, या प्रोविजन बुक करना था वो हमने एक्यूरेट अमाउंट पे नहीं किया, थोड़ा गलत एस्टिमेशन ले लिया कोई और अमाउंट से, मतलब गलत पंच होगी हमसे अमाउंट, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है वो तो रूटीन या सिग्निफिकेंट क्लास सिग्निफिकेंट एरिया हो सकता है। कि हमने रेवेन्यू में डील नहीं किया, कोई एंट्री भूल गया, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग परचेज की थी वो रह गया, कैश रिसीट्स या कोई पेमेंट्स की थी वो रह गई। मेन तो देखो यही हो गया कि हम चेकिंग तो हम किसकी करते हैं, एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू, परचेजेस कि अगर पेमेंट की है और क्या कितनी रिसीव किया, कोई अदर इनकम मतलब अदर पेमेंट कितनी की है, बस अब कैश पेमेंट की है कितनी की है, कोई रूटीन इनएक्यूरेट जो ऊपर आ गया रूटीन क्लासेस वो एक्सपेंसेस में आ गए, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर हो गए, सिग्निफिकेंट भी वो अकाउंटिंग होगी। तो उन्होंने देखो सारा पॉइंट एक तरीके से सारा एरिया पूरा फाइनेंशियल, वैसे भी ऊपर लिख रखा है रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन ऑफ, तो ये फाइनेंशियल में तो पूरे जाएंगे ना एक्सपेंसेस, तो मतलब सारे एरियाज जाएंगे ना उसमें, रेवेन्यू परचेज जो भी एसेट एक्सपेंस डिटेल हो रहा है वो सब। where such routine business transaction are subject to highly automated processes, मतलब जो उनका हाईली प्रोसेसिंग है ऑटोमेटिक चल रहा है, with little or not manual intervention it may not be possible to perform only substantive procedures in relation to such risk। कि हमने वहाँ पे मैनुअल तो इंटरवेंशन कर ही नहीं रखा या बिल्कुल कम है वहाँ पे, तुम खाली बस उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख के कर लेंगे ऐसा तो नहीं है ना, वहाँ पे उसका सिस्टम तो एक बार चेक करेंगे ना वहाँ पे कि कैसा है उसका, तो उसके साथ हम वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर में कंसीडर this to be the case in circumstance where significant amount of entity information is initiated, recorded, processed or reported in electronic form such as integrated system। in such cases audit evidence may be available only in electronic form। कि हमने मान लो कोई इनवॉइस एंट्री थी हमने उसी के अंदर कर रखी है, सिस्टम के अंदर हो रखा है, तो सिस्टम का हमें वो चाहिए होगा इलेक्ट्रॉनिक ई फॉर्म में, पीडीएफ जनरेट होगी कुछ भी होगी वो वैसे उसमें। एंड इट्स सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस यूजुअली डिपेंड ऑन इफेक्टिवनेस, और कितना हमारे कंट्रोल इफेक्टिव है वहाँ पे या एक्यूरेट है, कितने प्रॉपर्ली डील कर रहे हैं वो, कंप्लीट है कि नहीं है। पोटेंशियल फॉर improper initiation or alteration of information to occur and not be detected may be greater if appropriate controls are not operating effectively। अगर वो देखो अगर appropriate वो ऑपरेटली कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस है उनकी, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस मतलब उसकी एक्यूरेसी है वहाँ पे, तो मान लें कि उनसे जो ई फॉर्म में भी आया होगा वो भी प्रॉपर होगा वहाँ पे, लेकिन मान लो कोई हमारा कोई ऑपरेटिंग कंट्रोल वो इफेक्टिवली चल ही नहीं रहे वहाँ पे, वर्क ही नहीं करे प्रॉपरली, तो देख सकते हैं ना कि वो थोड़ा जो पोटेंशियल जो हमारे रिस्क है वो थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा उस केस में। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज, अब इसका क्या है, हम कंट्रोल पे चेकिंग कर रहे हैं तो मतलब आगे एफएपी को और उसके जो भी आगे फर्दर प्रोसीजर होंगे उस पर डिफाइन वहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। तो ये आ गया यहाँ पे। चलो आज के लिए इतना बहुत है, वाइंड अप। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है एनीवन। चलो how many points we are left with now? We have covered 21. Now monitoring point we will deal tomorrow, identifying and assessing। second point specific audit consideration ही relevant हो सकता है पैरा 28 यहाँ पे। फिर तो बस क्या आएगा, रिवीजन आएगी बस, अब थोड़ा सा रहेगा तो बिल्कुल लेस है, तो रिवीजन फिर लास्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसकी। मेन तो क्या गया स्पेसिफिक और मॉनिटरिंग,
और एक ये वाला बीच में थोड़ा टॉपिक ये रहा, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएस को करना। चलो करते हैं वाइंड अप, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। ओके बाय बाय।